जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है हमारी मेन से डे की सीरीज चल रही है। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो क्यों इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताऊंगा। राइट, पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हमने इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करना है। देखिए संविधान में क्या होता है कि संविधान में कुछ बातें स्पष्ट नहीं होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो उसमें जो फ्रेम में आते हैं, जब पिक्चर जो बातें हैं, जो नियम है स्पष्ट नहीं है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पिक्चर में आते हैं। ठीक है, तो आज के प्रश्न में हम कुछ केस को भी लेंगे। राइट, और मैंने हमेशा कहा है कि याद रखिएगा जब आप सिविल सर्विसेज का पेपर देते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं लिखा होता है कि अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप पेपर नहीं दे सकते। और ये भी याद रखना है कि एक जो आपका सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस में होता है। राइट, तो आपका कंपटीशन ऐसे एस्पिरेंट से भी है जो एलएलबी ग्रेजुएट है। ठीक है, तो इस तरह के जो पॉलिटी से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसमें आपने कोशिश करनी है कि केस स्टडीज को भी डालना है। राइट, आइए शुरू करते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। नंबर 1, एक सेकेंड, जो पहली बात है नंबर 1 हम देखेंगे कि जो प्रश्न है आज का, जो क्वेश्चन है वो करीबन एक साल से, पिछले एक सालों से काफी चर्चा में है। राइट, और उससे संबंधित जो कल द हिंदू में एक आर्टिकल भी आया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये एक हमारे पॉलिटी का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, उससे जुड़ा हुआ है। तो पहली बात है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं एक तरह का करंट भी है और एक तरह का ये एक आपका कॉन्सेप्ट भी है। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे कि पहले हम इसको एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके आधार पे समझेंगे। और संविधान जहां पर मौन है, जहां पर संविधान में ये बात नहीं लिखी गई है, फिर हम सहारा लेंगे कुछ केसेस का। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके कुछ केसेस हैं, उन केसेस को हम देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है इसमें। राइट, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। राइट, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन है आपके समक्ष आ चुका है। क्वेश्चन है कि विदहोल्ड पावर अंडर आर्टिकल 200, कीवर्ड है 200, ऑफ द गवर्नर मे बी डेंजरस फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। यानी कि प्रश्न है कि राज्यपाल के अनुच्छेद 200 के तहत जो एक हस्ताक्षर की जो शक्ति होती है उनके पास, कि वो हस्ताक्षर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। राइट, उससे संबंधित मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो इनकी पावर है राज्यपाल की, वीटो पावर, वो कहीं ना कहीं जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए खतरा हो सकता है। टिप्पणी करिए। अब देखिए प्रश्न सुनकर ही कितना खास लग रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, ये देखिए, ये कल का द हिंदू का न्यूज़पेपर है और यहां पर ये जो गवर्नर कैन नॉट इनडेफिनेटली होल्ड बैक द बिल्स, और ये जो आर्टिकल लिखा है, ये लिखा है गौतम एस रमन जी ने, जो खुद एक एडवोकेट है, जो काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट में। मुझे पता आप कहेंगे सर मद्रास को मद्रास थोड़ा कहते हैं, वो तो तमिलनाडु बन गया। राइट, तो अभी भी हाई कोर्ट जो है एक 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 गैजेट में अभी भी उसको मद्रास ही कहते हैं। राइट, हालांकि वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जिसने इसका उत्तर दिया है वो खुद एक एडवोकेट है बहुत अच्छे। राइट, और उनको काफी तजुर्बा है। तो इनके आर्टिकल से हमें बहुत अच्छी मीन्स राइटिंग हो जाती है, प्लस हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। राइट, आइए देखते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखा दूं कि आजकल ये न्यूज में क्यों चल रहा है, कि इसमें कहा जा रहा है कि जो वर्तमान में देखा जा रहा है काफी समय से कि जो मुख्यमंत्री हैं और जो राज्यपाल हैं उनके समक्ष कहीं ना कहीं एक तरह का भेदभाव देखा जा रहा है। राइट, जैसे पिछले 2-3 सालों, अगर मैं पिछले 2-3 साल की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल जी और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, उनके मध्य देखा जा रहा था। तो ज्यादातर अभी देखा जा रहा है बहुत से राज्यों में कि एक राज्यपाल एक तरफ है और मुख्यमंत्री, जो मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं, अगर मैं राज्य की बात करूं, तो उनके बीच मतभेद दिख रहा है। और आधार क्या है? आधार यह है विधेयक से पारित होना, यानी कि विधेयक तभी पारित होगा, यानी कि विधेयक तभी अधिनियम बनेगा जब तक उसमें राज्यपाल जो उस राज्य से संबंधित है
वो राज्यपाल हस्ताक्षर ना करें। और क्या देखा जा रहा है, राज्यपाल हस्ताक्षर ही नहीं कर रहे, और हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो कोई भी विधेयक एक अधिनियम का रूप नहीं लेगा और अंत में कानून नहीं बनेगा। कोई भी बिल, एक्ट नहीं बनेगा विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर, राइट। तो ये कहीं ना कहीं देखिए लोकतंत्र में काम कैसे होता है। लोकतंत्र में काम होता है एक लोगों द्वारा चुने गए जो उनके प्रतिनिधित्व होते हैं, वो बैठते हैं, वो कानून बनाते हैं समाज के लिए। देखिए समाज को, सभ्य समाज कैसे किया जाता है, नियमों द्वारा, और नियमों को कैसे स्थापित किया जाता है, कानून द्वारा। और कानून ही अगर नहीं बनेंगे समय से तो उस कानून की कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप समस्या समझ चुके हैं, क्योंकि एक समाधान देने के लिए पहले समस्या को समझना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां से हमने देखा प्रश्न है और वर्तमान में भी चल रहा है, और हमारे एक बहुत अच्छा जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी उससे जुड़ा हुआ है, राइट। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो गवर्नर्स की जो भूमिका होती है, जो राज्यपाल की भूमिका होती है, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जो राज्य का विधानमंडल होता है, उसमें क्या होता है, एक राज्यपाल होता है और वहां की विधानसभा होती है, और किन्हीं राज्यों में विधान परिषदें भी होती है। जैसे कि आपको मैंने हमेशा कहा है, आपको यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो यहां की जो विधानमंडल हैं, जो मैंने 6 राज्य आपको बताए हैं, इनकी विधानमंडल में एक जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम विधान परिषद कहेंगे, वो ज्यादा है। अन्यथा अन्य राज्यों की बात करूं तो वहां की जो विधानमंडल होगी उसको हम कहेंगे विधानसभा प्लस राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल एक अभिन्न अंग होता है विधानमंडल का। यह बात आपने याद रखनी है, राइट। तो यहीं पर यह बता रखा है कि इसकी भूमिका आप देखिए, यह अभिन्न अंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसमें यह भी बताया है कि जो गवर्नर है उसके पास लिटिल ऑटोनॉमी होती है ऑफिस फंक्शन। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो राज्यपाल है वो मंत्री परिषद के कहे अनुसार काम करेगा। अगर मैं राज्य की बात करूं, अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 163 का क्लॉज 1, आई रिपीट 163 का क्लॉज 1, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर साफ लिखा है जो राज्यपाल है वो जो मंत्री परिषद है उसके अनुसार काम करेंगे, राइट। अब देखिए एक यही बात हमें केंद्र में भी दिखती है, और केंद्र में जो नियम बताए गए हैं वही नियम राज्यों में भी बताए गए हैं। और उसके लिए मैं एक जो होता है ना रामबाण दे रहा हूं कि ये हर जगह कामयाब नहीं होता है, पर 80% ये कामयाब होता है। आपने क्या करना है, ज्यादातर देखा जाता है कि 89 का गैप होता है, यानी कि अब अगर आप इसमें से 169, माफ कीजिएगा 163 में 89 को अगर लैप्स करेंगे, आप इसको अगर इसमें से घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 74। तो यही बात 74 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए लिखी है। तो ऐसे एक आपने याद करने का तरीका है, ज्यादातर राज्य और केंद्र में एक से नियम होते हैं, जो डिफरेंस होता है वो ज्यादातर 89 का होता है। पर याद रखिएगा इसका भी अपवाद है, कहीं कहीं पर 90 का भी है। पर जो मैंने आपको बताया है, एक बार अपनी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो अनुच्छेद है, इस फॉर्मूले को आजमाइएगा, ठीक है। तो यही बात 74(1) में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित लिखी है, क्योंकि मंत्री परिषद के जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूं। और वही बात अगर मैं इसमें 89 जोड़ दूं, 74 में 89 जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 163। तो 163 में बात की गई है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंध की, राइट। यानी कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री के हिसाब से चलेगा, राइट। तो यहां पर यही बात बताई है। ये देखिए मुख्यमंत्री, क्योंकि ये क्या होता है, मुखिया होता है परिषद का। आगे देखते हैं। अभी हमें थोड़ा एक इतिहास में जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि संविधान निर्माता जो जिन्होंने संविधान बनाया था, जो संविधान निर्माता थे, उनकी क्या मंशा थी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनकी क्या मंशा थी राज्यपाल के लिए और मंत्रिपरिषद के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री के लिए। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर यह साफ दिखता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर केवल अभिनय करना था। यानी कि राज्यपाल के लिए ये उनका जो प्रयोजन था, जिन्होंने संविधान बनाया, वो चाहते थे कि जो राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है, उसके हिसाब से काम करे। क्यों? क्योंकि देखिए लोकतांत्रिक देश है हमारा, और जो राज्यपाल होते हैं वो मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं,
और वहीं पर जो मंत्रिपरिषद है वो एक इलेक्ट निर्वाचित होकर आती है। तो लोकतंत्र जो प्राथमिकता प्रायोरिटी देता है वो निर्वाचित को देता है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक्चुअल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री स्टेट इज बाय द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर एज द केस में भी। मतलब कहा जा रहा है कि जो शासन प्रशासन करने की जो असली शक्ति देना चाहते थे, संविधान जिन्होंने बनाया था वो देना चाहते थे। अगर केंद्र है तो मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री को, अगर राज्य है तो मंत्रिपरिषद के मुखिया राज्यपाल को, राइट। तो ये थी मंशा किसकी, जिन्होंने संविधान बनाया। कैसे पता चलता है? क्योंकि जो अनुच्छेद 74 है, 74 में लिखी हुई जो बातें हैं, या अनुच्छेद 163 है, उसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। अब जिन अनुच्छेदों में संशोधन नहीं हुआ है उससे क्या तात्पर्य है, यानी कि जिन्होंने संविधान बनाया था ओरिजिनली, वो लोग चाहते थे कि ये सिद्धांत हो या ये नियम हो, राइट। यहां से हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न है, कुछ उदाहरण है जहां राज्यपाल अपना विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है राज्यपाल की वो कहीं कर सकते हैं। तो आइए देखिए। अब देखिए, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसके बारे में संविधान एकदम स्पष्ट बात नहीं करता है। संविधान एकदम स्पष्ट बात नहीं करता है। तो इसीलिए यहां पर आपको कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय यानी कि वर्डिक्ट दिया है उसका सहारा लेना होता है, राइट। अब ये जानबूझकर होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि संविधान सभा के लोग भूल गए थे इस तरह से, क्योंकि अगर संविधान सभा को स्पष्ट बना दिया जाएगा हर नियम, तो कहीं ना कहीं वो जो समय जो होता है जो परिवर्तनशील है वहां पर चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं जिनको जितना कम स्पष्ट रखा जाए उतना बढ़िया रहता है, जिससे कि वो समय अनुकूल काम करे, राइट। तो आगे देखते हैं। विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, केंद्र की बात है तो राष्ट्रपति, राज्य की बात है तो राज्यपाल, अगर वो अपने विवेक से काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर अपने विवेक से काम करते हैं, डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो काम कभी भी जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं होगा। उसमें आप कोर्ट में नहीं जाएंगे कि इन्होंने अपना डिस्क्रिशन पावर इस्तेमाल किया या डिस्क्रिशन पावर इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो ये आधार लेके आप कभी भी न्यायपालिका नहीं जा सकते। देखिए, अब इसको देखिए, ध्यान से समझिए। इसको समझने के लिए हमें अनुच्छेद 163 समझना पड़ेगा। अनुच्छेद 163 को एक बार देखते हैं क्या कहता है। जो इसका क्लॉज 1 है वो कहता है, सिंपल सी बात कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, राइट। और उसके जो मुखिया होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री होंगे, जो कहीं ना कहीं एक हेड, मुखिया की भूमिका निभाएंगे, जिसमें वो जो राज्यपाल है उनको सुझाव देंगे। यानी कि यहां से आसान शब्दों में अगर बात करूं तो 163 की वजह से ही, 163 के क्लॉज 1 की वजह से जो राज्यपाल हैं वो बाध्य हैं मुख्यमंत्री के कहे अनुसार काम करने के लिए, राइट। ये बात याद रखेंगे। अब देखिए आगे क्या है, क्लॉज 2। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस, अगर कोई प्रश्न आता है कि जो राज्यपाल है वो अगर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, विवेक डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, तब वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं राज्यपाल, उसको कभी भी आप उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे कि राज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया या किया। ध्यान से सुनिएगा, कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जहां पर आपको लगता है कि राज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए पर उन्होंने नहीं किया। इस आधार पे भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। या कभी आपको लगता है कि यहां पर इनको अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना था फिर भी इन्होंने किया, तब भी आप न्यायपालिका नहीं जा सकते। यह बात याद रखेंगे, ये साफ लिखा है क्लॉज 2 में, राइट। अब आगे देखते हैं क्लॉज 3 में जो लिखा है, द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस फॉर टेंडर मिनिस्टर गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू द कोर्ट। वही बात मैंने बताया, इसमें इंक्वायरी नहीं होगी कोर्ट की, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें से हमें यह समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यह है कि जो डिस्क्रिशन का जब ये इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आप उस आधार पर कोर्ट नहीं जाएंगे, परंतु यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि डिस्क्रिशन ये कहां कहां किस किस मुद्दे पे दे सकते हैं।
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये जो अपने विवेक का इस्तेमाल किन किन मुद्दों पे कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसीलिए मैंने कहा था जब स्पष्ट नहीं होता है तो वहां पर आते हैं केस, राइट। तो यहां पर केस याद रखेंगे, 1974 का केस है, केशवानंद भारती केस के 1 साल बाद, हमेशा याद रखिएगा ऐसे, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर देखिए क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग अपने मंत्रियों से स्वतंत्र कर सकते हैं। बिल्कुल, विवेक तभी तो हुआ, अगर वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम कर रहे हैं तो उसमें विवेक कहां हुआ। केवल जहां संविधान स्पष्ट रूप से उन्हें ऐसा करने की अनुमति देता है, यानी कि संविधान ने साफ साफ लिखा है, वहीं पर राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। यह बात साफ बोली गई है 1974 में शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, यानी कि जहां पर संविधान ने साफ लिखा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने डिस्क्रिशन यानी कि विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं कर सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन है कि सर कहां पर ऐसा लिखा है। जब आप पढ़ेंगे 163 का जो दूसरा नियम है, राइट। चलिए अभी इसको अनुच्छेद छोड़ते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखेंगे संविधान में साफ लिखा है कि जब कभी राज्यपाल के पास ऐसा विधेयक आएगा जिसमें उनको दिखेगा कि कहीं ना कहीं ये जो राज्य की उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है राज्य की, स्टेट की, उसकी शक्ति कम कर रहा है, तो उसमें जो राज्यपाल है वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, ये विधेयक चाहे तो राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति के लिए वो विधेयक ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी। तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, कहीं पर साफ लिखा हुआ है संविधान में कि भैया राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शमशेर सिंह केस में यही बात बोली सर्वोच्च न्यायालय ने कि जहां पर स्पष्ट लिखा है वहीं पर करेंगे और बाकी जगह नहीं करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जरा आर्टिकल 200 देख लेते हैं, ठीक है। और देखिए क्या है आर्टिकल 200 क्या है। अब देखिए मैंने हमेशा कहा है अगर आर्टिकल 200 में मैं 89 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, लेट्स सी, मुझे मिलता है 111। तो 111 राष्ट्रपति का वीटो, 200 में अगर 89 गिराऊं, माफ कीजिएगा, अगर इसको घटाता हूं, माइनस करता हूं, तो मुझे मिलेगा 111। तो 111 बात करता है राष्ट्रपति के वीटो पावर की, और जो 200 बात करता है वो राज्यपाल के वीटो पावर की। और आपके लिए निमोनिक क्या है, शॉर्टकट क्या है, 89 का डिफरेंस है, राइट। तो यहां पर हम बात करेंगे अनुच्छेद 200 की। यहां पर जो है, गवर्नर इज प्रेजेंटेड विथ अ बिल, ही कैन ईदर असेंट और विदहोल्ड और रिटर्न द बिल विद दी सर्टेन सजेशन। इससे संबंधित मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, आप उसे चेक करिएगा। मतलब इसमें यह बताया है कि राज्यपाल के पास शक्ति क्या है। देखिए जब उसके पास कोई विधेयक आएगा, या तो उसमें हस्ताक्षर करेगा, पहला, दूसरा या तो वो हस्ताक्षर नहीं करेगा, और तीसरा वो विधेयक को वापस कर सकता है। ये 3 बातें, राइट। ये बात बता रखी है 111 में राष्ट्रपति के लिए और 200 में राज्यपाल के लिए। और यहां पर एक बात स्पष्ट मैं बोल रहा हूं, ये नहीं बता रखा भी, डिस्क्रिशन की बात नहीं बता रखी, कहां का डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आइए देखें कि अनुच्छेद 200 में क्या क्या है। देखिए इसको और क्लियर करने के लिए मैं अनुच्छेद 200 जो बिल्कुल आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्ट होती है उससे लाता हूं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे काफी लंबा चौड़ा है, इसको आसान करेंगे। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, जो पहला पैराग्राफ है उसको देखेंगे वो क्या कह रहा है, दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, तीसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहला वाला पैराग्राफ कह रहा है, व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और इन द केस, ये कह रहा है कि अगर कोई विधेयक विधानमंडल से पारित हो जाता है, विधानमंडल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी राज्य में विधानसभा अकेली होती है और किसी राज्यों में विधानसभा प्लस विधान परिषद होती है, इसीलिए मैंने विधानमंडल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो जब विधानमंडल से कोई विधेयक पारित हो जाता है, फिर वो गवर्नर के पास आता है, और गवर्नर क्या करते हैं, उसमें अपना एसेंट देते हैं या नहीं देते हैं, या उसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं। क्योंकि 111 की बात जो राष्ट्रपति के लिए है वही गवर्नर के लिए यहां बताई गई है। आसान शब्दों में वीटो की बात की है। 3 विकल्प हैं, पहला हस्ताक्षर करने हैं, दूसरा हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, तीसरा वापस भेज सकते हैं पुनः विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। यह है पहला पैराग्राफ, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है,
इसमें पहले तो ये बात बता रखी है, जो रिकंसिडरेशन होता है वो धन विधेयक में नहीं किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। धन विधेयक जब होगा, मनी बिल होगा, तो उसे वापस नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखनी है आपने। अब इसमें आगे क्या बताया है, जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उसमें बता रखा है कि अगर जो राज्यपाल हैं वो किसी विधेयक को वापस पुनः विचार के लिए भेजते हैं विधानमंडल के पास, अब विधानमंडल के पास जब वो वापस भेजते हैं और अपनी कुछ राय भी देते हैं कि आप इसको, इसमें ऐसा संशोधन कर सकते हैं जो इस विधेयक को ज्यादा बेहतर बनाएगा। अब विधानमंडल के पास वो जब विधेयक दोबारा पहुंच जाता है तो विधानमंडल के पास विकल्प होता है कि वो राज्यपाल का जो सुझाव है उसे मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। याद रखिएगा, विकल्प है विधानमंडल के पास। अब चाहे उन्होंने संशोधन जो राज्यपाल ने दिया है उसे माने या ना माने, दोबारा से जो विधेयक भेजते हैं राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल फिर बाध्य होते हैं उसमें हस्ताक्षर करने के लिए। ये बात आपने याद रखनी है, यही बात इसमें बताई है। यानी कि दोबारा कोई विधेयक आया तो राज्यपाल उसमें हस्ताक्षर करेंगे, राइट। ये बात इसमें बता रखी है। अब जो ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं। अब ये वाला जो पैराग्राफ है, अब इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो अनुच्छेद 200 है उसमें ये वाला पहला नियम माना जाता है। जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है पूरा, जिसमें 2 पैराग्राफ आते हैं, इसको पहला नियम माना जाता है। और जो ये तीसरा पैराग्राफ है इसको दूसरा नियम माना जाता है। ये जो तीसरा पैराग्राफ आपको दिख रहा है ये दूसरा नियम माना जाता है। यानी कि हम क्या सीखे, अनुच्छेद 200 में 2 नियम बता रखे हैं। पहला जो अभी तक मैंने आपको बता दिया, और दूसरा नियम कहता है कि अगर गवर्नर को लगता है कि कोई ऐसा विधेयक लाया जा रहा है जो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उसे कम कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने विवेक का, साफ लिखा है संविधान में, कर सकते हैं। और ये विधेयक क्या कर सकते हैं, राज्यपाल के लिए एक राज्यपाल को सौंप सकते हैं, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। राज्यपाल क्या कर सकते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं और राष्ट्रपति तक ये विधेयक पहुंचा सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, राइट। तो ये बात मुझे उम्मीद है अनुच्छेद 200 जो है उसमें 2 नियम है। पहला नियम मैंने आपको बता दिया, दूसरा नियम हमने देख लिया कि अगर वो लगता है कि उच्च न्यायालय की शक्ति कम हो रही है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो विधेयक कहां डाल सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए, राइट। आगे देखते हैं। अब वहीं पर हम देखते हैं अनुच्छेद 201 को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 200 में जो बात की थी दूसरे नियम में कि राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है, अब राष्ट्रपति क्या करेंगे वो हमें अनुच्छेद 201 में इसका जवाब मिलता है, राइट। तो देखिए इसमें क्या है, व्हेन बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर, राज्यपाल जब इस बिल को आरक्षित कर देते हैं राज्यपाल, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, क्या इसमें या तो हस्ताक्षर करेंगे या वो क्या करेंगे, अपने हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या है, प्रोवाइडेड डेट, अगर ये बिल धन विधेयक नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखेंगे, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं, धन विधेयक नहीं होना चाहिए, ठीक है। द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस एज द केस में बी टू द लेजिस्लेटिव। यानी कि मैं आपको सिंपल बता देता हूं, एक अंतर के द्वारा बताता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए राज्यपाल को अगर मैं लूं, राज्यपाल के पास कोई विधेयक आया उसकी विधानमंडल से, उसके राज्य के विधानमंडल से, तो राज्यपाल क्या करेंगे, एक बार उसको वापस भेज सकते हैं, धन विधेयक नहीं होना चाहिए। अब जो विधेयक दोबारा से आता है, चाहे उसमें संशोधन किया गया है या नहीं, वही विधेयक दोबारा राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल बाध्य होते हैं हस्ताक्षर करने के लिए। वहीं पर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, राष्ट्रपति के पास अगर राज्य से, याद रखिएगा, राज्य से कोई विधेयक आया हुआ है राज्यपाल के द्वारा, तो राष्ट्रपति उसे वापस करा सकते हैं। अगर वही दोबारा फिर राष्ट्रपति के पास आ गया तो राष्ट्रपति उसे फिर वापस करवा सकते हैं। यह बात याद रखेंगे। एक पॉइंट और याद रखेंगे, परंतु राष्ट्रपति के पास अगर संसद से कोई विधेयक आया है, संसद से कोई विधेयक आया है, राष्ट्रपति ने वो पुनः विचार के लिए वापस कर दिया है, अब संसद उसमें संशोधन करे या ना करे, फिर राष्ट्रपति के पास वो विधेयक दोबारा आ जाता है, तो फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। तो यहां से एक निचोड़ क्या मिला, राष्ट्रपति केंद्र का विधेयक होगा तो पुनः विचार के बाद हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, परंतु अगर वो राज्य का विधेयक होगा तो पुनः विचार के बाद भी हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पर देखिए आगे क्या बताया गया है, यहां पर एक बात लिखी है 6 माह की। ये जो 6 माह वाली बात है इसे हमेशा याद रखिएगा, ये जो 6 माह की बंदिश डाल रखी है ये है सदन के लिए। यानी कि जो राज्य की विधानमंडल है वो कोई विधेयक भेजती है राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति के पास राज्यपाल के द्वारा,
फिर जब राष्ट्रपति उसको वापस भेज देते हैं पुनः विचार के लिए उस राज्यमंडल में, तो राज्यमंडल के पास कितना समय है? अधिकतम 6 माह। ये बात याद रखेंगे। और यहीं पर एक बात याद रखेंगे, ये अवधि संविधान में बता रखी है 6 माह की सदन के लिए, परंतु संविधान में राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई भी अवधि नहीं बता रखी है कि वो कब तक विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। ये बात याद रखेंगे, ये सदन के लिए बता रखी है 6 माह की, राइट। तो ये अनुच्छेद 201 में है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमें क्या समझ में आता है कि द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर डज नॉट कंटेम्पलेट इन इंडेफिनिट विद होल्डिंग ऑफ असेंट टू अ बिल। अब ये क्या मतलब है? ये जो पहले तो याद रखेंगे, ये जो अब जो आपके पास ये स्लाइड सामने आई है, ये है द हिंदू, जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने अब लिखना शुरू किया है, ठीक है। ये जो आपके सामने स्लाइड आ रही है, ये कोई संवैधानिक बात नहीं है, ये एक तजुर्बे वाली बात है। तो इसमें जो वकील साहब है वो कह रहे हैं कि जो विवेक की शक्ति दी गई है राज्यपाल को, उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी विधेयक पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दें। ये बात सत्य है कि जो संविधान है उसमें 6 माह की जो अवधि है वो तय करी है सदन के लिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए तय नहीं कर रखी है। किंतु इसको ये ना समझा जाए कि आप किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक देते हैं। तो ये बात एडवोकेट साहब उठा रहे हैं, राइट। आगे देखते हैं। देखिए अब यहां पर जो राइटर साहब हैं, एडवोकेट साहब, वो आपको कुछ जो जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका आधार ले रहे हैं। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जब संविधान में बातें स्पष्ट नहीं होती है तो हमें सहारा लेना पड़ता है किसका? जजमेंट्स का, वर्डिक्ट्स का, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर, देखिए एक केस है कि जो राज्यपाल है उसके पास कितनी स्वायत्तता है, यानी कि वो कितना उसके पास कितनी ऑटोनॉमी है, कितना वो स्वतंत्र है अपने विवेक को इस्तेमाल करने के लिए। तो एक केस हम देखेंगे। पहला केस हमने देखा था, उसके तहत क्या था कि जो स्पष्ट लिखा है संविधान में वही वो इस्तेमाल करेगा। आगे देखते हैं, केस है 1962 का। देखिए वो 1974 का था, ये 1962 का है, जो है पुरुषोत्तम नंबूदिरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। ये याद रखेंगे। इसमें क्या बताया गया? इस केस में कहा है कि जब भी ये निर्णय करना हो कि जो विधेयक है जो गवर्नर के हस्ताक्षर के लिए पेंडिंग पड़ा है, क्या वो जब जो सदन है, खासकर में आपको पता ही है राज्य में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा, परंतु अभी हम राज्य की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा जब भंग हो जाती है तो क्या जो एक विधेयक है जो राज्यपाल के पास आया हुआ है, क्या वो भी लैप्स हो जाएगा अगर विधानसभा भंग हो जाती है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए विधानसभा से कोई विधेयक पारित हुआ और वो राज्यपाल के पास आ गया और कुछ समय पश्चात देखा जा रहा है कि वो विधानसभा भंग हो गई है, तो क्या विधेयक भी भंग हो जाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं। तो याद रखना, इस जजमेंट में ये निकला था कि वो लैप्स नहीं होगा चाहे डिसोल्यूशन ऑफ हाउस हो जाए, यानी कि जो विधानसभा है वो भंग हो जाए। अब देखिए आगे क्या है, जो भी ये बात बताई है, आगे देखेंगे क्या है कि इसी केस में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो कहती है कि जो संविधान जिन्होंने बनाया था वो कभी नहीं चाहते थे कि जो विधेयक है उसको पेंडिंग रखा जाए, यानी कि उसमें हस्ताक्षर ना हो, इस आधार पे पेंडिंग रखा जाए कि भैया जो विधानसभा है वो भंग हो गई, राइट। इस आधार पे नहीं होना चाहिए। तो ये बात याद रखेंगे। आगे देखते हैं। ओके, देखिए आगे क्या है कि एक बात याद रखेंगे, यहां पर एक और केस है, वो है नबम रेबिया एंड बेमांग फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर गवर्नर डिस्क्रिशन एंड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये केस आपने नबम रेबिया से याद रखना है, डोंट वरी, ये आपको पढ़ाने के लिए हमें पूरा लिखना पड़ता है, इतना आप याद रखिएगा। ये केस है, इसके तहत क्या है, इसमें जो माननीय न्यायपालिका है वो कहती है कि जो अनुच्छेद 200 है, अनुच्छेद 200 मैंने अभी पढ़ाया आपको, जो एक वीटो पावर की बात करता है राज्यपाल की, जिसमें 2 नियम है। पहला नियम मैंने बताया कि वो हस्ताक्षर करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, तीसरा वापस करेंगे। और जो उसमें दूसरा नियम है वो है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो विधेयक है अगर उन्हें लगता है वो उच्च न्यायालय की शक्ति कम कर रहा है तो उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर है कि अनुच्छेद 200 जो है वो बात करता है कि जो राज्यपाल है वो अपनी डिस्क्रिशन यानी कि विवेक का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब
वो कोई विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं। खासकर वो बात साफ लिखी है हाईकोर्ट वाली, राइट? ये बात याद रखेंगे। अब आगे देखेंगे। अब देखिए यहां पर इसी केस में कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा है कि भैया जब आप आर्टिकल 163 क्लॉज 2 पढ़ते हैं, आर्टिकल 163 का क्लॉज 2 पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि वो जो राज्यपाल है अपना कहीं ना कहीं विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आर्टिकल 163 क्लॉज 1 में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो राज्यपाल होते हैं वो मंत्री परिषद के जो मुखिया होते हैं उनके कहे अनुसार काम करेंगे। 163(1) और 163(2) इसको और आसान कर लेते हैं। 163(1) यानी कि 163 क्लॉज 1 कहता है कि जो असल शक्ति होगी वो मंत्री परिषद के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री, उनके पास होगी। और आर्टिकल 163 का क्लॉज 2 कहता है कि जो विवेक की शक्ति है, जो डिस्क्रिशनरी पावर है राज्यपाल की, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कहां कहां कर सकते हैं वो स्पष्ट नहीं। परंतु यहां पर जो केस है, इस केस में यह बोला गया है कि जो 163(2) जो है, जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे राज्यपाल को ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि राज्यपाल अपना विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 163(2) जो है, क्लॉज 2 जो है, उसको आपको जब पढ़ना है तो आधार आपने 163 क्लॉज 1 को रखना है। मतलब कि जो प्राथमिकता है वो इसको देनी है कि भैया अधिकतम ज्यादा से ज्यादा जो राज्यपाल हैं उन्होंने जो मंत्री परिषद या जो उसके मुखिया हैं उसके हिसाब से काम करना है। यानी कि 163(1) और 163(2) में जो प्राथमिकता मिलेगी वो 163(1) को मिलेगी, राइट? ये बात याद रखेंगे। तो ये जजमेंट में बोला गया है। अब देखिए इसी में जो निबाम रेबिया वाला जो केस है, इसमें एक बात और उठाई गई है। इसमें ये उठाया गया है, देखिए आप जानते होंगे जो अनुसूची 10 है जो एंटी डिफेक्शन की बात करती है। मेरा तात्पर्य है कि जब भी कोई जो सांसद होते हैं या जो विधायक होते हैं वो गलत पाए जाते हैं, मतलब कुछ गलत करते हुए पाए जा रहे हैं, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, काफी आधार होते हैं, योग्य नहीं है, तो उनको निकाला जाता है, उन पे केस चल रहा होता है, राइट? उन पे केस चल रहा होता है। अब उनको भी तो निकाला जाएगा एक प्रस्ताव द्वारा, यानी कि उसमें भी हस्ताक्षर चाहिए किसके? राज्यपाल के। मानते हैं किसी राज्य में कोई विधायक साहब हैं, और आपको पता ही होगा कि जो स्पीकर होते हैं वो भी सदस्य होते हैं, यानी कि अगर राज्य की बात करूं तो वो भी विधायक होंगे। स्पीकर बनने के लिए आपको एक विधायक होना अनिवार्य है। अब मानते हैं स्पीकर साहब पे केस चल रहा है। अब स्पीकर साहब पे केस चल रहा है और वो पारित हो चुका है, जो मोशन लाया जा रहा है, जो विधेयक लाया जा रहा है, ऐसा बिल लाया जा रहा है उनको हटाने के लिए। अब वहां पर वो तभी तो रूप लेगा अपना जब उसमें राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगे। अब देखा यह जा रहा है कि राज्यपाल हस्ताक्षर ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो विलंब हो जाएगा ना। तो यहाँ पर राइटर साहब बोल रहे हैं, जो एडवोकेट साहब हैं, वो कह रहे हैं इस तरह में कभी भी अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसने? राज्यपाल ने एक सुझाव दे रहे हैं कि इस तरह के मुद्दे हैं जिसमें किसको निलंबित करना है। अब किसी को निलंबित करना है, मानते हैं उसमें 5 साल लग गए, तो क्या फायदा? 5 साल का तो कार्यकाल है, आप समझ रहे हैं? तो ये बात है। आगे देखते हैं। तो यहां पर देखिए गवर्नर क्या है, हैज नो डिस्क्रिशन टू विदहोल्ड एसेंट टू अ बिल, यानी कि हस्ताक्षर कर ही नहीं रहे हैं। ये पावर नहीं होनी चाहिए ऐसे केसों में जहां पर अर्जेंसी है, राइट? आगे देखते हैं। अब बात है यहीं पर है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर बात है कि भैया ऐसा विधेयक लाया जा रहा है जहां पर हाई कोर्ट की शक्ति कम की जा रही है। तो उस केस में क्या है कि गवर्नर के पास होना चाहिए डिस्क्रिशन कि वो जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, क्योंकि ये बात तो संविधान में लिखी है, राइट? तो यहां से जो राइटर साहब हैं, उन्होंने, जो एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने लास्ट में आपने देखा होगा 2 कंडीशन हमें दे दी है। एक कंडीशन वाली जिसमें लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको हटाने की बात हो रही है, तो वहां पर वो विलंब ना करें, इस तरह का विलंब नहीं करना चाहिए उन्होंने। और जहां पर ऐसा लग रहा है कि भैया उच्च न्यायालय की जो शक्ति कम की जा रही है, वहां पर वो उनको ये शक्ति होनी चाहिए विवेक का। तो ये बात उठाई जा रही है राइटर द्वारा। तो जैसे आजकल जो मुद्दा चल रहा है उसको इन्हीं आधारों पे देखना पड़ेगा कि वहां की स्थिति क्या है। अगर कोई कानून बहुत जल्दी चाहिए तो वहां पर उनको विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राइट? और जहां पर एक संरचना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान का, जैसे संघवाद का ढांचा, डिवीजन ऑफ पावर, उनमें कोई आंच आ रही है तो उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिशन पावर होनी चाहिए, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप देखिए आगे, आपका पेपर बहुत जल्द है और 3 पेपर्स हैं आपके, आपको पता है। तो देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कॉम्बो प्राइस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको
3 के 3 जो टेस्ट सीरीज हैं वो आपको दी जाएंगी, राइट। प्लस आप में इसको जो गवर्नमेंट के अकाउंट चैप्टर्स हैं, जो एक लेटेस्ट एडिशन है 5th एडिशन, उससे पढ़ाया जा रहा है। साथ में आपको जीएस के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन हिंदी, इंग्लिश, ये सब आपको पढ़ाई जा रही है, राइट। और इसमें हम आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे। तो ये केवल आपको कितने का पड़ेगा? मात्र 7,999 का, राइट। अब देखिए जो मेन पॉइंट है, देखिए इसमें आपको पता ही है कि आपने मेंस राइटिंग करनी है, और मेंस राइटिंग एक स्किल होता है, और स्किल तभी डेवलप होता है जब आप उसको रिपीटिशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मोहित राठी जी हैं, इन्होंने ये लगातार अपनी कॉपी भेजते रहते थे, और गोयला क्लासेस में इसको चेक किया जाता था वर्ड बाय वर्ड। और यहाँ पर आप देखिए मार्क्स देखिए 72 आउट ऑफ 100, और 70% में देखिए आज इनका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? AETO में। तो देखिए मेंस राइटिंग आपने करनी जरूरी है, राइट। कॉन्सेप्ट कितने भी अच्छे हो, उसको आप लिख के जाहिर नहीं कर सकते हैं तो वो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ, हमारा ये टेलीग्राम चैनल, इसको आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें हम डेली अपडेट्स अपलोड करते रहते हैं, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर रहे। आप जो भीड़ होती है ना, जो कॉम्पिटिशन होता है, उसमें पीछे ना रहे। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप जानते हैं हम आपको रिप्लाई करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।